हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को पढ़ना है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। हमने पढ़ा था मेंडेलियन इनहेरिटेंस, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, वॉइस क्लियर है? वॉइस सभी को क्लियर है? वेल डन, वेल डन। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में बहुत सारा पढ़ा था। मेंडेलियन इनहेरिटेंस हमने देखा था और उसमें हमने ये देखा था कि कैसे जो करैक्टर हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रांसमिट होते हैं तो वो या तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूल को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो हमारे कुछ एक्सेप्शनल केस सामने आते हैं नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, उनको हम वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, चलिए, तो आज जो डिस्कशन है उसमें हम सबसे पहले करेंगे हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। व्हाट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस? आपने डोमिनेंस पढ़ा था, अभी तक डोमिनोज नहीं पढ़ा था, ध्यान रखना। कुछ लोग कहें डोमिनोज, आपने डोमिनेंस पढ़ा था। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब पेयर का जो ट्रेट का मैंने बताया था, ट्रेट या एलील है ना, उसका कोई एक जो जीन है वो दूसरे के ऊपर जब एक्सप्रेशन शो करता है, दूसरे को रिप्रेजेंट नहीं होने देता, तो दिस इज कॉल्ड द डोमिनेंट इन केस ऑफ द हेटेरोजाइगस स्टेज। और रिसेसिव वो था जो उस हेटेरोजाइगस स्टेज में अपने कैरेक्टर को उस डोमिनेंट जीन की वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। दिस इज कॉल्ड द रिसेसिव कैरेक्टर। लेकिन आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखने के लिए हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्लियर करेंगे कि क्या होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कंप्लीट डोमिनेंसी जब नहीं होती तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट मीन्स एक कोई बीच का कैरेक्टर हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसको भी हम देखेंगे। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि वो जो दोनों एलील हैं वो आपस में मिलकर के दोनों ही डोमिनेंसी को शो कर देते हैं और वो सिंगल डोमिनेंसी को शो नहीं करते, मिलकर के डोमिनेंसी को शो करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। मल्टीपल एलिज्म का मतलब भी हम बताएंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब भी हम आगे पढ़ेंगे और उसी सीक्वेंस में प्लियोट्रॉपी को भी हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, क्लियर? एक एक बात को क्लियर कट समझना है कि क्या होता है। देखिए, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच द ऑफस्प्रिंग shows intermediate character between the two parental characteristics। तो दो जो पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बीच में कोई इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन शो होता है, दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमारा एक बीच का कोई कैरेक्टर शो होता है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो होता है, दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, इसका जो फ्लावर है उसको हम डॉग फ्लावर भी कहते हैं क्योंकि इसके फ्लावर का जो शेप है वो डॉग के माउथ की तरह होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, जिसको हम लोग एंटीरेनम भी कहते हैं, एंटीरेनम स्पीसीज। दूसरा है मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल है एंडुलेशियंस फॉल, है ना। तो जो फाउल है, बर्ड्स है, उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज ऑल्सो शोन एज द करेक्टर ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो करेक्टर है वो आपको इन वैरायटी में देखने को मिलेगा, इनमें सभी में देखने को मिलेगा। ठीक है, हियर द क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस रेड एंड व्हाइट प्रोड्यूस द पिंक कलर फ्लावर प्लांट, है ना। हर्ष आपके डाउट्स को बताते हैं बेटा, है ना, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा तसल्ली रखो, बताते हैं हम लोग।
तो मैं बात कर रहा था कि जो क्रॉस है बिटवीन द होमोजाइगस रेड एंड व्हाइट, उसमें हम ये देखते हैं कि रेड हमारा डोमिनेंट करेक्टर है और व्हाइट हमारा रिसेसिव करेक्टर है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा एक डोमिनेंट करेक्टर ही रिप्रेजेंट होता है। लेकिन मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट में, या फिर हम बोलते हैं डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन में, जब रेड एंड व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया जाता है, रेड प्लांट और व्हाइट प्लांट जो कि डोमिनेंट और रिसेसिव है, इनके बीच में जब क्रॉस कराते हैं तो हमको एक इंटरमीडिएट वहां पर फिनोटिपिक करेक्टर शोन होता है। वो आप देखिए कि उसकी मैकेनिज्म कैसे काम करती है। ये देखिए आप, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो फिनोटिपिक रेशो है वो उसी तरह से होता है मोनोहाइब्रिड के, जिस तरह का जीनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड में हमको देखने को मिल रहा था। तो मोनोहाइब्रिड के केस में ये मोनोहाइब्रिड ही है। जब हम बोल रहे हैं एक हमने रेड रेड और व्हाइट व्हाइट के बीच में क्रॉस कराया, तो ये हमको जो मिला वो हमको कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड मिला। और ये जो कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड हमारा पिंक कलर शो कर रहा है। पिंक कलर शो इसको नहीं करना चाहिए था, इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको शो करना चाहिए था रेड कलर। लेकिन यहां हमको एक इंटरमीडिएट कलर मिल रहा है जो रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है। दिस इज कॉल्ड द पिंक कलर। तो जब हम पिंक कलर वाले इस फ्लावर का जब सेल्फिंग कराते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक बार कि अगर मान लो स्मॉल आर हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हाइब्रिड हेट्रोजाइगस है। तो आपने कैपिटल आर स्मॉल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ हमने सेल्फिंग कराई, तो इसका जब गैमीट प्रोड्यूस हुए तो कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसका जो जिसके साथ क्रॉस करा रहे होंगे वो भी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो हमको कुछ इस तरह का मिलेगा, इस तरह का पुन्नेट स्क्वायर हमको मिलेगा, चेकर मिलेगा, जिसमें हमको कैपिटल आर आर मिलेगा, है ना, ये आर और स्मॉल आर। तो ये गैमीट्स बन गए। मोनोहाइब्रिड में 2 तरह के गैमीट बनते हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है ये लास्ट लेक्चर में। तो ये कैपिटल आर इस आर के साथ मिला, कैपिटल आर आर मिला हमको। तो कैपिटल आर आर ये मिला जो रेड कलर का दिख रहा है, क्योंकि हमारा इसका पेरेंट कैपिटल आर आर रेड कलर का था। फिर हम कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ हुआ तो हमारा एक हेट्रोजाइगस स्टेज मिली, हाइब्रिड मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर। एक और हमको कैपिटल आर स्मॉल आर हाइब्रिड मिला, 2 मिले, और एक हमको मिला स्मॉल आर स्मॉल आर। तो रेशो वही है, उसी तरह का रेशो मिल रहा है, जीनोटिपिक रेशो जैसा हमें मोनोहाइब्रिड में मिल रहा था, लेकिन डिफरेंस फिनोटाइप में है। फिनोटिपिक डिफरेंस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो वास्तविकता में कैपिटल आर स्मॉल आर जो हेट्रोजाइगस स्टेज थी, जहां पर हमको डोमिनेंट रिप्रेजेंट होना था, वो डोमिनेंट रिप्रेजेंट ना होकर के उनके बीच में एक इंटरमीडिएट हमको यहां पर देखने को मिल रहा है, और वो इंटरमीडिएट है पिंक कलर। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पिंक कलर आया? तो मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया भी था कि वहां पर मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड जो एलील हैं, उनकी वजह से इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो जब मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड एलील में कोई परिवर्तन नहीं होता जनरली, तो वो मॉडिफाइड एलील की अनमॉडिफाइड एलील की तरह ही रहता है। लेकिन अगर मॉडिफाइड एलील में कुछ एंजाइम्स बन रहे हैं या लेस एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है, एंजाइम्स मैंने बताया था बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं है, तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो फिनोटिपिक रेशो है ये 1:2:1, और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। जैसा कि फिनोटिपिक है वैसे जीनोटिपिक रेशो हमको इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखने को मिलता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में 1:2:1, जो कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, बीच में हमको 2 कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल रहे थे। तो ये जो करेक्टर मिल रहा था जीनोटिपिक रेशो, उसमें ये जो 2 कैपिटल आर स्मॉल आर हमको मिल रहे थे, ये 2 पिंक को शो कर रहे थे, पिंक कलर हमको दे रहे थे। सो दिस फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो आर सेम, दोनों सेम है। दिस मीन्स दैट द कैपिटल आर वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर। तो वो स्मॉल आर पर डोमिनेंट नहीं है। अगर वो स्मॉल आर पर डोमिनेंट होता बेटा,
तो उस केस में हमको क्या मिलता, उस केस में हमको डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता, केवल कैपिटल आर रिप्रेजेंट होता। ये वाली बात हमें समझना पड़ेगी। अगली बात क्या है, द प्लांट्स, पी प्लांट्स ऑल्सो शोन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेट। बहुत सारे ट्रेड्स में ऐसा होता है जहां पी प्लांट्स भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करता है। जरूरी नहीं है कि हम लंबाई वाला लें, या जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर लिए थे उन्हीं ट्रेड्स पर 14 जो ट्रेड्स लिए थे उन पर हमको मिले, एलिलिक कैरेक्टर लिए थे, है ना, तो उनके अलावा भी किसी दूसरे पर हमको ये मिल सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन F2 जनरेशन द रेशियो ऑफ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक इज सेम, है ना। चलिए दूसरा है कोडोमिनेंस। जैसे कि नाम से दिख रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मतलब ये डोमिनेंस नहीं है, लॉ ऑफ डोमिनेंस का केस नहीं है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के केस में डिफरेंट होता है, लेकिन कोडोमिनेंस में क्या होता है कि कोडोमिनेंस में वो दोनों मिलकर के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। दोनों, मतलब जिसको आप बोल रहे थे कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो वो दो डोमिनेंट मिलकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द कोडोमिनेंस। ठीक है, जनरली आप ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं, हम लोगों में ब्लड ग्रुपिंग देखते हैं, तो ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए बी होता है, ओ होता है, 4 हमको ब्लड ग्रुप मिलते हैं। मैं थोड़ा सा पहले से ब्लड ग्रुप को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर आपको सारी चीजें समझ में जल्दी आ जाएंगी। चलिए हम लोग देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड ग्रुप को समझते हैं क्या होता है। मैंने देखा कि जो ब्लड है उस ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले देख लें कि ब्लड में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो 55% होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है ये 11th में, और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसके लिए थोड़ा सा मेरे को इंट्रोडक्शनल पार्ट बताना पड़ेगा, जो 45% होता है। इस फॉर्म्ड, इस प्लाज्मा में हम कहते हैं 55% होता है, इसमें सारी एंटीबॉडी होती हैं। जब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, तो यहां हमको आरबीसी मिलता है जिसको आप एरिथ्रोसाइट्स कहते हो, डब्ल्यूबीसी मिलती हैं जिनको आप ल्यूकोसाइट्स कहते हो, और प्लेटलेट्स मिलती हैं जिनको आप थ्रोम्बोसाइट्स कहते हो। ठीक है, तो जो आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पर यहां पर कुछ एंटीजन होते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन होता है तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, और अगर आरबीसी की सरफेस पर बी एंटीजन होता है तो उसको हम बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। अगर आरबीसी की सरफेस पर दोनों ही एंटीजन होते हैं, ए और बी बोथ होते हैं, तो हम ऐसे ब्लड ग्रुप को ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। और अगर कोई एंटीजन नहीं होता तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब बात ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे जो ब्लड की ग्रुपिंग है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप हम बता रहे हैं, इनका बेस क्या है? इनका जो बेस है वो है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप किसको डोमिनेंट कहोगे और किसको रिसेसिव कहोगे, किस जीन को डोमिनेंट कहोगे, किस जीन को रिसेसिव कहोगे, तो वो आपको इधर से समझ में आने वाला है। हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की जब बात करी मनुष्य में, एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय द वन ऑफ द जीन, दिस इज कॉल्ड द आई जीन। हम लोग आई जीन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो जीन है वो है आई जीन, एंड इट कंट्रोल्स द प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर, दिस इज द एंटीजन्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो जो शुगर पॉलीमर है, ध्यान रखना, जो शुगर पॉलीमर है, जो एंटीजन है, वो आरबीसी की सरफेस पर उभरता हुआ दिखाई देता है, वो आरबीसी की सरफेस पर होता है। आई जो है जीन, उसके 3 एलिलिक फॉर्म होते हैं। हम लोग जो बात करते हैं एलिलिक फॉर्म की, तो आई की 3 एलिलिक फॉर्म होती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं आई ए,
एक होता है जिसको हम बोलते हैं आई बी, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं आई स्मॉल आई। 3 एलिलिक फॉर्म है इसकी, आई ए, आई बी और आई। ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति में ये तीनों एलिलिक फॉर्म एक साथ नहीं होंगी। एलील तो हमेशा क्या होगा, वो 2 के फॉर्म में ही होगा, डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में, या फिर कोडोमिनेंसी के फॉर्म में, जो इन केस ऑफ ब्लड में देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं कि IAIB प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। यहां कुछ थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है जब हम बोल रहे हैं कि IA और IB दोनों ही शुगर हमको मिल रही हैं आरबीसी की सरफेस पर। एलील आई स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। तो जो स्मॉल आई है, जिसको आप रिसेसिव कैरेक्टर कहोगे, वो किसी भी तरह की कोई शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता, कोई शुगर को प्रोड्यूस नहीं करता। यहां हम बात कर रहे हैं शुगर पॉलीमर, है ना, दिस इज कॉल्ड द एंटीजन। तो वो किसी एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं करता। कौन? स्मॉल आई। स्मॉल आई किसी भी शुगर को वहां पर शो नहीं करता। आगे देखें आप, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये ब्लड ग्रुप ए है, तो ब्लड ग्रुप ए पर एंटीजन ए मिलेगा। ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजन बी मिलेगा। ये एंटीजन है, ये येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, दिस इज द एंटीजन। जब आप ब्लड ग्रुप ए बी बोल रहे हो तो आपको दोनों ही एंटीजन मिल रहे हैं, ए और बी। और जब आप बोल रहे हो कि उस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, उसकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कौन सा? ओ ब्लड ग्रुप। जब कोई भी एंटीजन हमें देखने को यहां पर नहीं मिलता तो उसको हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो ये हमको अलग अलग ब्लड ग्रुप मिलते हैं मनुष्य में। ये ब्लड ग्रुप और उनका जीनोटाइप बहुत देखना जरूरी है। जब भी हम ब्लड ग्रुप की कोई टेस्टिंग करते हैं और हमें ब्लड ग्रुप पता करना है कि ब्लड ग्रुप ए है कि बी है कि ए बी है या ओ है, तो हमारा एंटीजेनिक टेस्ट होता है। जैसे अभी आप कोविड में देख रहे हैं कि कोविड का एंटीजेनिक टेस्ट होता है, कोविड एंटीजन का पता करते हैं, उसी तरह से हम लोग ब्लड ग्रुप का भी पता करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पता करते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो वहीं हमारे दिमाग में सडनली ये आता है कि हमें वो टेस्ट करना कैसे है, वो टेस्ट कैसे पता लगाना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं? ब्लड सैंपल है हमारे पास, ये ब्लड सैंपल है, हम स्लाइड में ले लेते हैं। और अगर मान लो हमने क्या किया, जो भी ब्लड ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना है, उस ब्लड ग्रुप में हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास कुछ वहां पर एंटीजन अगर हमें पता लगाना है तो हमारे पास कोई एंटीबॉडी होती है, और वो एंटीजन एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ क्या करती है? रिएक्शन करती हैं। ठीक है, तो वहां क्या करती हैं? वो उसके साथ रिएक्शन करती हैं। दिस इज कॉल्ड द एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो नॉर्मली क्या होता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होती है? ये एंटीजन है और इसके ऊपर आकर के ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एग्लूटिनेशन। इसको हम लोग एग्लूटिनेशन कहते हैं, एग्लूटिनेशन कहते हैं, एग्लूटिनेशन रिएक्शन कहते हैं, सीरोलॉजिकल रिएक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो एक होता है एग्लूटिनिन और एक होता है एग्लूटिनोजन। तो एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड द एग्लूटिनेशन या सीरोलॉजिकल रिएक्शन। तो हमारा अगर मान लो कि कोई एंटीजन किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एंटीजन ए, जो भी एंटीजन ए है, वो एंटीबॉडी ए के साथ रिएक्शन करता है। इसीलिए सेम ब्लड ग्रुप में कभी भी सेम एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होती। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, आप फिर से ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं कि अगर एंटीजन ए है तो वो एंटीजन सेम एंटीबॉडी के साथ सीरोलॉजिकल रिएक्शन कर देता है। इसलिए एक व्यक्ति के शरीर में अगर उसकी आरबीसी पर ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगी। ये नियम है, ये रूल है, नहीं तो उनके बीच में रिएक्शन हो जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर ए एंटीजन है यानी ब्लड ग्रुप ए हो गया,
तो उसमें एंटीजन एक प्रोटीन है बेटा, समझो आप बात को, एक एंटीजन भी एक प्रोटीन है। देखो आप ऐसे क्वेश्चन हर्ष इसलिए कहते हो क्योंकि आपका 11th साफ है ना। 11th अगर हमारा अच्छा होता तो हम वहां पर ये ब्लड ग्रुप वगैरह सब पढ़ के आए होते, तो मुझे यहां इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती है ना। जब तक हमारे पुराने पाप नहीं धुलेंगे ना, तब तक फिर नए अच्छे कर्म करने से भी कुछ नहीं होने वाला। उनको भी साफ करो धीरे धीरे, उनको भी हटाओ, है ना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करो। आप बात को समझो, आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको अपन बाद में क्लियर करते हैं, दूसरे लोगों का डिस्टर्ब होता है। आप पहले पूरी बात को सुनो क्या है ना। हम बात कर रहे हैं कि जो एंटीजन है, जो आरबीसी की सरफेस, इतनी सिंपल भाषा में बता रहे हैं, आप समझो तो बात को। हम बोल रहे हैं कि जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर जो एंटीजन है, जो प्रोटीन है, प्रोटीन को कौन बना रहा होगा? एक डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, आरएनए से प्रोटीन बन रही होगी, सारी चीज, मतलब यानी कि क्रोमोसोम, यानी कि कोई वहां पर जीन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे अभी हमने देखा कि आई जीन है, तो वो जीन ही तो रिस्पॉन्सिबल है आगे की प्रोसेस को बनाने के लिए, जीन काम करता है। तो अगर मान लो आरबीसी की सरफेस पर ए एंटीजन है तो उसके प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी नहीं होगी या अल्फा एंटीबॉडी नहीं होगी, कई लोग उसको अल्फा भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है आरबीसी की सरफेस पे, तो उसके प्लाज्मा में, ऐसे व्यक्ति के प्लाज्मा में बी या बीटा एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके प्लाज्मा में ए बी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होगा। और अगर हम ओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसके आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन होता ही नहीं है, तो उसके प्लाज्मा में दोनों ही एंटीबॉडी होती हैं। यह हमें समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। समझ में आया कि नहीं? फटाफट बताओ जल्दी मेरे को। आई का मतलब होता है, आई स्टैंड्स फॉर, अगर आपसे कोई पूछे कि आई किस चीज को स्टैंड्स करता है, तो आई करता है आइसोहीमोएग्लूटिनिन। आइसोहीमोएग्लूटिनिन, आइसोहीमोएग्लूटिनिन, है ना। आइसोहीमोएग्लूटिनिन को हम कहते हैं स्मॉल आई। तो आइसोहीमोएग्लूटिनिन, क्लियर जी, है ना। एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट होगी स्नेहा, बिल्कुल सही, वेल डन, है ना। और लोगों को समझ में आ रहा है और किसी एक व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा, यानी हमारे समझाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसके समझने में प्रॉब्लम है ना। तो उसको बहुत बेसिक चीजें अपनी सही करनी पड़ेंगी पहले, ठीक है। अगर आप बेसिक चीजों को सही करोगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी, है ना। टीचर में कमी नहीं होती, कमी हमेशा हमारे अंदर होती है कि हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा, उसके पीछे रीजन क्या है। हो सकता है आपने बेसिक क्लास नहीं ली हो, शुरुआत की क्लास नहीं ली हो, तो आप पहले उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से सुने जी। आगे हम लोग ध्यान से समझते हैं। ब्लड ग्रुप हमारा, ब्लड सैंपल है हमारे पास एक अननोन ब्लड सैंपल है। हमको नहीं पता कि वो अननोन ब्लड सैंपल में क्या है, ए है, बी है, ए बी है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है। तो अगर मान लो आपने यहां जो एंटी वर्ड यूज कर रहे हो, यहां आप एंटी वर्ड यूज करो ना, एंटी ए, एंटी बी, एंटी डी, तो ये होते हैं एंटी सीरा, यानी एंटीबॉडी। एंटी सीरा या एंटीबॉडी एक ही चीज है, एंटी सीरा भी बोलते हैं उसको हम। तो एंटी सीरा या एंटीबॉडी, आपने एक सैंपल लिया, एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने वो स्लाइड ली, और उस स्लाइड पर आपने क्या किया, किसी व्यक्ति को, हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं बच्चों को ये, तो उसमें क्या किया आपने, इस फिंगर में क्या किया, रिंग फिंगर में आपने, ये रिंग पहनते हैं, इसमें रिंग फिंगर बोलते हैं जनरली। इसमें क्या करते हैं, इसे प्रेस करते हैं, पिक करते हैं, इसको पिक करके आपने क्या किया, उस स्लाइड में 3 जगह वहां पर स्पॉट लगा लिया ब्लड का, 3 जगह ऐसे स्पॉट लगा लिया। कई बार हमने प्रैक्टिकल कराया ब्लड ग्रुप टेस्टिंग का बच्चों को, लेकिन आप भी कर सकते हो घर पे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें किट आती है ब्लड ग्रुप टेस्टिंग की, जिसमें 3 एंटीबॉडी होती हैं, उसके अंदर होती है, ड्रॉप होती है, उससे हम लोग उसको वहां पर ड्रॉप आउट करते हैं एंटीबॉडी को। तो आपने वो स्लाइड लिया और उस स्लाइड पर क्या करते हो आपने पिक करके 3 जगह ब्लड लगा लिया। अब 3 जगह क्यों, ब्लड तो 2 जगह लगा देते तो भी काम चल जाता, बिल्कुल सही चल जाता। लेकिन आपके पास वो जो किट आती है उसमें एक एंटी डी भी होता है। आप बोलोगे सर एंटी डी मतलब डी कौन सा एंटीबॉडी है, अभी तो हमने आपने 2 ही बताए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी।
अब ये डी कौन सा नया पैदा हो गया, मैं बताता हूं आपको, तसल्ली से बताता हूं, थोड़ा सा धैर्य धारण करो। मैं बोल रहा हूं कि मैंने ऐसे ब्लड डाला, 3 जगह ब्लड रखा, मेरा जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, उस एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कई तरह का होता है, एबीओ होता है, एमएन होता है, आरएच सिस्टम होता है। तो मेरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पर मेरे को ये चेक करने हैं वो है 2, एक एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और एक आरएच सिस्टम, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो वो जो आरएच एंटीबॉडी है, वो जिनमें आरएच एंटीजन होगा उसमें आरएच एंटीबॉडी कभी नहीं होगी, और आरएच नेगेटिव में तो कुछ भी नहीं होगा, एंटीजन भी नहीं होगी, एंटीबॉडी भी नहीं होगी। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर मान लो मुझे आरएच भी चेक करना है, आरएच पॉजिटिव या आरएच नेगेटिव चेक, क्योंकि आप जब ब्लड ग्रुप चेक कराने जाते हो तो आप खुद पूछते हो भैया हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, आपने सुना होगा, ऐसा नहीं कराया होगा तो सुना होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आरएच फैक्टर के बेस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर मान लो आपने ऐसे पिक कर लिया, ठीक है, हमने पिक कर दिया स्लाइड पे, उसके बाद क्या किया, हमारा जो ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है अलग अलग, एक पर हमने एंटी ए डाला। एंटी ए डाला मतलब फटाफट बताएं, एंटी ए डाला मतलब क्या डाला, जल्दी बताएं फटाफट, एंटी ए डाला मतलब क्या डाला, एंटी ए डाला मतलब एंटी सीरा या एंटी बॉडी डाली आपने, बिल्कुल सही, एंटीबॉडी आपने डाली, बिल्कुल सही, एंटीबॉडी डाली आपने, एंटीबॉडी डाल दी आपने। अगर मान लो एंटी ए डालने पर ब्लड ग्रुप ए रहा, अगर ब्लड ग्रुप ए रहा और एंटी ए डालने पर अगर रिएक्शन हो गई, तो दैट मींस द ब्लड ग्रुप गोज फॉर ब्लड ग्रुप ए की तरफ जाएगा। अगर मैंने बी डालने पर रिएक्शन हो गई तो ब्लड ग्रुप बी जाएगा। अगर मेरे डी डालने पर रिएक्शन हो गई तो पॉजिटिव जाएगा। ध्यान से सुनना आप मेरी बात। अब मैंने क्या किया कि एंटी ए डाला, मैंने क्या किया, एंटी ए डाला, देखो आप, एंटी ए डाला यानी एंटीबॉडी डाला। एक सैंपल था मेरे पास, फर्स्ट सैंपल था जिस पर मैंने एंटी ए डाला, यहां रिएक्शन हो गई, रिएक्शन हो गई मतलब ये बस्ट हो गई, आरबीसी अलग अलग हो गई, ये देखो आप, रिएक्शन हो गई, और यहां भी रिएक्शन हो गई, यानी ये मैंने डाला था आरएच एंटीबॉडी, ये मेरा था एंटी ए और ये था आरएच एंटीबॉडी। तो अब ये डालने पर 2 जगह रिएक्शन हो रही है, तो ये देखो आप, एक तो एंटी ए डालने से ये कंफर्म हो गया कि ब्लड ग्रुप ए है, ये कंफर्म हो गया। दूसरा यहां भी रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि दिस इज द पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव है, ये क्लियर हो गया। क्योंकि ये जो एंटी डी है ना, ये कोई ब्लड ग्रुप टेस्टिंग नहीं है, आरएच टेस्टिंग है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव टेस्टिंग है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये आरएच पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अगर इसमें आरएच एंटीजन होगा और एंटीबॉडी आपने डाल दी तो सेम एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में रिएक्शन हो जाती है, और इसके पास आरएच एंटीजन था और आपने आरएच एंटीबॉडी डाल दिया, तो रिएक्शन होने की वजह से ये पॉजिटिव की कैटेगरी में आ गया। अब ऐसे व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है, वहां जेनेटिक्स क्या काम करती है वो अभी हम पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने जेनेटिक्स पढ़ी ही नहीं, अभी तो हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ रहे थे। अब पढ़ते हैं जेनेटिक्स क्या है, इसके अंदर की बात क्या है। अंदर की जो बात है उसको ध्यान से देखें आप कि अंदर की क्या बात है। अंदर की बात यह है कि इसके अंदर आइसोहीमोएग्लूटिनिन IAIA यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, और इट में भी ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है। समझो आप, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट या इसमें हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन हो सकती है। और होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है बेटा? होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब, होमोजाइगस का मतलब मैंने आपको बताया था, जब एलिलिक पेयर के दोनों जीन एक जैसे होते हैं, IA तो जब IA है या IA स्मॉल आई है, स्मॉल आई तो है रिसेसिव है, वो किसी प्रोटीन को कोट नहीं करता, वो कोई प्रोटीन बनती ही नहीं है, उसमें कोई एंटीजन बनता ही नहीं है। जब एंटीजन बनता नहीं है तो वहां पर बट नेचुरल है कि अगर कोई रेस में अकेला दौड़ रहा है तो फर्स्ट वही आएगा,
तो ये IA ही होगा। इज इट क्लियर और नॉट? जल्दी मेरे को फटाफट फीडबैक दें पहले। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बताएं। ये आज ब्लड ग्रुप क्लियर करना है और इसकी जेनेटिक्स को भी क्लियर करना है फटाफट। वेल डन, वेल डन। चलिए अब हम देखते हैं ब्लड ग्रुप बी, है ना। ब्लड ग्रुप बी क्या है? अगर सब मेरे पास अननोन सैंपल है, वी डोंट नो कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, बी है, ए बी है, ओ है। दिस इज ओनली डिसाइडेड ऑन द बिहाफ ऑफ अप्लाइंग द एंटीसीरा ऑन दिस स्लाइड। आप उस स्लाइड पर जो एंटीसीरा अप्लाई कर रहे हो उसके बिहाफ पर हम कह रहे हैं सेम पे रिएक्शन होगी। अगर आपने एंटीसीरा ए डाला, रिएक्शन हुई, ब्लड ग्रुप ए है। आपने एंटीसीरा बी डाला, वहां रिएक्शन हो रही है, बी पे, ए पे नहीं हो रही, यानी ब्लड ग्रुप बी है। दोनों पे रिएक्शन हो रही है, यानी ब्लड ग्रुप ए बी है। तो अब यहां देखें आप, यहां ए पर नहीं हुई, उफो, यहां बी पर हो गई, लेकिन यहां साथ में डी पर भी हो गई, यानी बी पॉजिटिव है। जेनेटिक्स क्या कहती है? जेनेटिक्स कहती है कि यहां पर IB या IBI होगा। ये अंदर की बात है, ये जीनोटाइप है, ये बाहर की बात है, ये आप चेक कर सकते हो। ये चेक कैसे करोगे? ये नहीं करोगे। नॉर्मली हम बोलते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए, हम ये नहीं बोलते हमारा IA कॉम्बिनेशन है या IA है। आप चेक करा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, AB है या O है। तो हम लोग फिनोटाइप की बात करते हैं। हमारे जीन का कंपोजिशन क्या है, ये तो अंदर की बात है। मैंने बार बार बोला है कि फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन होता है, जीनोटिपिकली एक्सप्रेशन नहीं होता। जीनोटाइप तो हमारा अंदर होता, लेकिन हां, एक फिनोटिपिक जो रिस्पॉन्स हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस जीनोटिपिक की वजह से हो रहा है, जीनोटाइप की वजह से हो रहा है। तो ये IB और IBI है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं कि अगर मान लो एंटी ए और एंटी बी और एंटी डी तीनों में हो रहा है, तो हमारा ब्लड ग्रुप हो गया AB पॉजिटिव। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक अगला क्वेश्चन है, मान लो मेरा ए में हो रहा है, बी में हो रहा है, लेकिन डी में नहीं हो रहा, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? जल्दी बताएं, फटाफट बताएं, जल्दी बताएं, देर ना करें। जल्दी बताएं फटाफट। AB नेगेटिव। वेल डन, वेल डन, वेल डन। दिस इज कॉल्ड द AB नेगेटिव। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड द AB नेगेटिव। अब ये देखें आप, यहां भी नहीं हो रही, यहां भी नहीं हो रही, यहां भी नहीं हो रही। ब्लड ग्रुप कौन सा है? लास्ट वाले में ब्लड ग्रुप कौन सा है? कहीं नहीं हो रहा, कहीं भी नहीं हो रहा रिएक्शन। ब्लड ग्रुप हो गया O पॉजिटिव की नेगेटिव? O नेगेटिव। वेल डन, O नेगेटिव, O नेगेटिव। अगर ये O पॉजिटिव होता तो इस वाले में रिएक्शन हो जाती, इस वाले में रिएक्शन इस तरह की हो जाती। दिस इज कॉल्ड द O पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलते फिर O पॉजिटिव, राइट। तो ये हो गया AB। ये देखें आप, इसकी जो जीनोटाइप है इसमें हमको केवल एक ही जीनोटाइप मिल रहा है, AB, IA-IB। क्योंकि जब भी AB ब्लड ग्रुप होता है तो वहां पर दोनों डोमिनेंट जीन कोडोमिनेंसी के साथ एक साथ रिप्रेजेंट होते हैं। दोनों प्रोटीन, दोनों, यहां पर देखिए, यहां हम बोल रहे थे डोमिनेंट, सॉरी, यहां हम बोल रहे थे डोमिनेंट हेटेरोजाइगस केस में, यहां हम बोल रहे थे डोमिनेंट। यहां तो एक ही था तो डोमिनेंट बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां किसको डोमिनेंट बोले? यहां दोनों ही एक साथ हैं, दोनों डोमिनेंट जीन हैं, दोनों एक साथ रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दोनों ही प्रोटीन बना रहे हैं, दोनों ही उस एंटीजन को तैयार कर रहे हैं, शुगर कोट को तैयार कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द AB ब्लड ग्रुपिंग। तो जब हम AB ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हमारे दोनों IA-IB हमारा जीनोटाइप होता है।
हम उसको अलग अलग नहीं बोल सकते कि हमारा आई ए है, आई है। आई बोला तो ए हो जाएगा, आई बोला तो फिर बी हो जाएगा, लेकिन आई बी है तो वो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर ओ बोल रहे हो तो फिर दोनों रिसेसिव लो जो किसी प्रोटीन को या एंटीजन को नहीं बनाए, तो उसको हम आई करके बोलते हैं कि आई है हमारे पास। और वो आई हमारा हो गया जीनोटाइप इन केस ऑफ ओ ब्लड ग्रुपिंग। ये क्लियर हो गया तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, कोडोमिनेंसी में ही आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। ये हमारा क्लियर हो जाना चाहिए जी। ये देखें आप, क्या है एलील फ्रॉम पेरेंट वन। आप सभी को पता है कि जो भी एलीलिक करेक्टर होते हैं, एलील होते हैं, उसमें जो दो एलील हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, या दोनों डोमिनेंट या रिसेसिव दोनों, उनमें से एक एलील हमको हमारे फादर से और एक एलील हमको हमारी मदर से मिलता है। जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो एलीलिक करेक्टर हैं, जो एलील हैं, वो डिप्लॉयड केस में हमको एक हमारी मदर से और एक हमारे फादर से हमको मिलता है। तो अगर मान लो एलील फ्रॉम पेरेंट वन आई ए मिला और एलील फ्रॉम पेरेंट टू आई ए मिला, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन, तो हमको मिला आई ए। और ये आई ए हमारा हो गया ए, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि अगर आई ए हो या आई हो तो ए ब्लड ग्रुप होता है। इज इट क्लियर? जल्दी बताएं फटाफट। हमें कुछ नहीं, हमारे एक पेरेंट से मिल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स के पास देने के लिए कौन सा जीन है। तो पेरेंट ने एक दिया ए, एक आई दिया, स्मॉल आई दिया, तो आई हुआ और ब्लड ग्रुप फिर से एक बार ए हो गया। तो ये हेट्रोजाइगस स्टेज हो गई, ये हेट्रोजाइगस स्टेज हो गई। हम बात करते हैं इसी तरह से सेम बी की। हमको आई बी मिला एक पेरेंट से, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेरेंट हो सकता है, मदर हो सकती है यहां, इसलिए हमने पेरेंट वन लिखा है। यहां हमने ये नहीं लिखा कि फादर से मिलेगा कि मदर से मिलेगा। ये तो डिपेंड करता है कि फादर पे वो है कि नहीं है देने को, मदर पे वो है कि नहीं है देने को। तो ये मान लो ये फादर से या मदर से मिला और ये दूसरे पार्टनर से हमको आईबी, मतलब हमारे मदर या फादर में से किसी में से आईबी मिला, तो हमारा ब्लड ग्रुप आईबी जीनोटाइप हो गया और ब्लड ग्रुप बी हो गया। सेम थिंग इज रिलेटेड टू दिस, आई हुआ तो बी हो गया। अगर मान लो एक पेरेंट्स ने ए दिया, एक पेरेंट ने बी दिया, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो आई हुआ। और जब भी आई कॉम्बिनेशन होगा तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए बी होगा। ये ऐसी बात हो गई जैसे कभी कभी छोटे बच्चे से उसकी मम्मी पूछती है, बताओ बेटा किससे ज्यादा प्यार करती हो। बच्चे से पूछते हैं ना, जैसे हम भी अपनी बच्ची से पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं, बताओ बेटा सबसे ज्यादा किसको प्यार करती हो। तो वो धीरे से कह देती है, जैसे पापा होंगे तो बोल देगी पापा जी आपको। जब पापा जी अकेले होंगे, जब पापा जी अकेले होंगे, जब पापा जी अकेले होंगे तो कह देगी पापा जी आपको। और जब मम्मी अकेली होंगी तो बोल देंगी मम्मी जी आपको, मम्मी जी आपको। और जब मम्मी पापा दोनों होंगे तो बच्चा बड़ा असमंजस की स्थिति में रहता है कि अब किसको बोला जाए, नहीं तो एक से तो फिर बैर हो जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी वो फिर हमको, और दोनों ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। पापा जी को कह दिया तो पापा जी नाराज। अच्छा, वो मम्मी पापा मजे ले रहे होते हैं, वो कहते हैं चलो देखते हैं बच्चा किसकी तरफ रुझान ज्यादा है, तो वो धीरे से कह देता है दोनों के सामने, दोनों को किसको ज्यादा प्यार करते हो बेटा, दोनों को। दोनों डोमिनेंट है ना, अभी दोनों बैठे हैं, दोनों एक साथ हैं, तो वो कह देते हैं दोनों को मतलब दोनों रिप्रेजेंट ए बी ब्लड ग्रुप। अब मम्मी पापा भी शांत कि बच्चे को क्या करें, मारें पीटें, क्या करें, वो तो दोनों का नाम ले रहा है। अब कहता है वो तुम आपस में लड़ो, है ना, वो अपनी तरफ से कह देता है दोनों को ए बी ब्लड ग्रुप। आई बी है, आई ए है, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, तो भी ए बी आएगा, ए बी फिर भी आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मम्मी ने, मतलब एक फीमेल ने बी दिया है तो फादर ने दिया है, तो फादर मदर में से कौन डोमिनेंट है वही होगा। फादर मदर के घर में डोमिनेंट होने से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। डोमिनेंट तो उनके जीनोटाइप पर होगा कि वो ए है कि बी है कि स्मॉल आई है। तीन एलिलिक फॉर्म हैं, ए बी और स्मॉल आई,
ठीक है। और किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में दो एलील एक साथ होते हैं। अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें डिप्लॉयड ही ऑर्गेनिज्म है तो उनमें दो एलील होते हैं। चलिए, अगर मान लो मम्मी पापा दोनों आई जीन लिए बैठे हैं तो उस केस में आई हो जाएगा और ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अच्छा, ये जो बात हो रही है बेटा, ये गैमीट्स की हो रही है, ध्यान रखना, नहीं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा पापा जी के पास आई है, आप बताओ क्या करें। अरे गैमीट्स ही तो पार्टिसिपेट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो पहले गैमीट बनेंगे और गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे। वन एलील मिलता है एक पेरेंट से, दूसरा एलील मिलता है वन पेरेंट से, अनदर पेरेंट से, वो दोनों मिलकर के तब हमारा निर्माण होता है, तब हम बनते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो ये बात कहना कि पापा जी के पास तो आई साहब दोनों आ जाते, तो दोनों नहीं आ सकते। हम सभी को पता है कि गैमीट में हमेशा हैप्लॉइड होता है, गैमीट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम आएगा, हैप्लॉइड सेट ऑफ जीनोम होगा, ठीक है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड द जीनोम, तो वो होगा। तो ये देखें आप, ये ब्लड ग्रुप है। सो व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप्स ऑफ शुगर, सो दैट्स व्हाई दिस इज ड्यू टू द कोडोमिनेंस। ए वाला अपनी शुगर बनाएगा, बी वाला अपनी शुगर बनाएगा। जब दोनों ही शुगर बनाएंगे तो उसको हम बोलेंगे फिर कि वो AB ब्लड ग्रुपिंग है, कोडोमिनेंसी शो कर रहा है, तो वो कोडोमिनेंसी शो करेगा। चलिए, फादर है, मदर है, फादर है। देखिए, अब जब भी हम किसी का जेनेटिक्स निकालेंगे, ABO ब्लड ग्रुपिंग की जब हम जेनेटिक्स निकालेंगे तो ध्यान से सुनना, आप क्या करेंगे, आपने फादर और मदर से जेनेटिक्स निकालना है, बच्चों में निकालना है, तो आप वो जो हेट्रोजाइगस वाला पेयर है ना वो सिलेक्ट करेंगे, होमोजाइगस वाला नहीं करेंगे। होमोजाइगस से मतलब हेट्रोजाइगस में वो दोनों ही क्राइटेरिया आ जाएंगे, लेकिन हेट्रोजाइगस में दोनों आ जाएंगे और होमोजाइगस में दोनों क्राइटेरिया नहीं आएंगे। तो कभी भी अगर आपको बच्चों में कोई ऑफस्प्रिंग में आपको ब्लड ग्रुप देखना है और मदर और फादर को सिलेक्ट करना है, तो मदर और फादर के हेट्रोजाइगस सेट को लेना है जीनोटाइप के। अब आपने कहा फादर है IA वाला, दैट मींस A ब्लड ग्रुप होगा, बट नेचुरल है। मदर है IBI वाला, दैट मींस B ब्लड ग्रुप वाली मदर होगी। ये A ब्लड ग्रुप वाला फादर होंगे। ये मेल जो है वो A ब्लड ग्रुप और फीमेल B ब्लड ग्रुप है। अगर इसको आप वाइस वर्सा भी कर दोगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं पड़ने वाला, नथिंग एल्स, ब्लड ग्रुप वही आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फादर की। हमने बताया था मेल को हम इधर रखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइनिंग पे और फीमेल को हम वर्टिकल लाइन पे रखते हैं अकॉर्डिंग टू द पुन्नेट स्क्वायर। तो आपने पुन्नेट स्क्वायर रखा। अब आपने कहा इसके गैमीट बनाए, तो ये चूंकि मोनोहाइब्रिड है और मोनोहाइब्रिड के दो गैमीट बनेंगे, तो आपने कहा एक IA बन गया साहब और एक I बन गया। आपने कहा एक IA बन गया और एक स्मॉल I बन गया। और इधर की केस में आप कहोगे एक IB बन गया और एक स्मॉल I बन गया, एक IB बन गया और एक स्मॉल I बन गया। अब आप वही कॉम्बिनेशन कराओ, कॉम्बिनेशन कराओगे तो IA IB, I और IB स्मॉल I, डोमिनेंट को हम पहले रखते हैं, तो IBI। यहां आपने कहा IA स्मॉल I, इस केस में आपने कहा II, ये रख दिया। अब यहां से अब देखते हैं ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है। अब आपको बताना है इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ। ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, AB, AB और O। आंसर आपको देना है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं बच्चे। और लोग भी दें, फटाफट दें, मुझे पता चलेगा आप पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। ब्लड ग्रुप हो गया AB, क्योंकि ये जो जीन होगा जो A का होगा वो A एंटीजन से एंटीजन बना रहा होगा, पॉलीमर कोटिंग करके वो बना रहा होगा शुगर, और B वाला B बना रहा होगा साइमल्टेनियसली, तो ब्लड ग्रुप हो गया AB। दिस इज द कोडोमिनेंसी। दोनों ही रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, AB मिल रहा होगा। तो मदर फादर में से किसी का भी A या B ब्लड ग्रुप होगा तो AB जरूर आएगा। और दूसरी बात, कभी भी A और ब्लड ग्रुप के मदर और फादर को लोगे तो कितनी अच्छी बात है कि बच्चों में सारे ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ईच ब्लड ग्रुप के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी,
फटाफट बताएं, ईच ब्लड ग्रुप के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? आपको चेकर बोर्ड से दिख रहा होगा, आंसर आपको देना है। ईच ब्लड ग्रुप होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 25% होगी, 25% होगी। देखिए आप इन चार में 1 2 3 4 अगर हम 25-25 डिवाइड कर दें, वेल डन, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया। अगर हम इसको 25-25 में डिवाइड कर दें और मिलाकर के 100% बोलें, हर्ष ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम इसको 25-25 करके 100 कर दें तो ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, यानी कुल मिलाकर के 100 हो गया। यानी 25% प्रोबेबिलिटी ए बी ब्लड ग्रुप की है, 25% बी की है, 25% ए की है और 25% ओ ब्लड ग्रुप की है। क्योंकि यहां कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, डोमिनेंट एलील नहीं है, उसकी वजह से ये वाला जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ होगा। चलिए हम बात करते हैं फादर और मदर, ये वही लिखा है, ऑफ स्प्रिंग्स आर ए ग्रुप IAI, बी ग्रुप IBI, ए बी ग्रुप AB, ओ ग्रुप II, ये हमने यहां शो किया है। ठीक है, अब ये वाला केस देखते हैं, फादर का AB है, मदर का II है। II मतलब ब्लड ग्रुप, फटाफट बताएं जल्दी, ब्लड ग्रुप बताएं जल्दी, ब्लड ग्रुप O, well done. So this is the blood group O. In case of this blood group O, this is the O blood group, and in case of this blood group AB blood group है। जीनोटाइप IAI भी लिया, ब्लड ग्रुप O है, जीनोटाइप II लिया। हमें जेनेटिक्स निकालना है, जेनेटिक्स पर से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार नीट में क्वेश्चन आता है, बहुत आसान है, और इतना आसान है कि क्वेश्चन आता ही नहीं है। कई बार उनके दिमाग में सेट होता है ये भी कोई बात है पूछने की, यार कुछ एडवांस पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन नहीं भी आता। लेकिन फिर अगर हमें नहीं पढ़ा तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार सिंपल क्वेश्चन से हम लोग गायब हो जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हमारा बहुत नुकसान होता है। सिंपल तो सभी को आना चाहिए, फिर टफ होशियार बच्चों को आ पाता है, जो होशियारी से पढ़ते हैं। जो सिलेक्शन के क्वेश्चन हैं वो तो अलग हैं, लेकिन जो क्वालिफाइंग क्वेश्चन है वो भी तो सभी को करना है। क्वालिफाइंग क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बायो में इसीलिए मार्क्स ज्यादा आते हैं। क्वालिफाइंग क्वेश्चन तो सभी लोग कर लेते हैं। आगे सुनते हैं बात को। फादर हैं, ये जीनोटाइप क्या होगा? दोनों अलग अलग होंगे, मतलब सॉरी गैमीट क्या होगा? दोनों अलग अलग होंगे। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट हो जाएंगे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट, प्योर होगा, एकदम प्योर है IA, ठीक है, प्योर है IA, IB। फादर का जीनोटाइप गैमीट बन गया, यानी दो तरह के स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा होगा फादर, कुछ में 50% में IA होगा, 50% में IB होगा। मदर सेम टाइप के ओवा को रिप्रेजेंट कर रही होगी, वहां पर शो कर रही होगी, और वो ओवा जो होगा उसमें चूंकि ये वाला भी जाए या ये वाला भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लड ग्रुप O है। अब बच्चों में संभावनाएं क्या हैं? देखें बच्चों में क्या संभावना है, दोनों को मिलाइए, आप मिलाइए, चेकर बोर्ड बनाइए, बहुत आसान है। ये देखें आप, IAI डोमिनेंट है, A ब्लड ग्रुप हो गया, इसमें क्या हो गया? B ब्लड ग्रुप हो गया। इसके केस में क्या हो गया? फिर वो ये ब्लड ग्रुप आ गया। इसके केस में क्या हो गया? फिर वो ब्लड ग्रुप आ गया। यार यहां तो बड़ी गड़बड़ हो गई साहब। क्या गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ये हो गई कि मां का ब्लड ग्रुप O था, तो भी O फादर के डोमिनेंट जीन होने की वजह से रिप्रेजेंट नहीं हो पाया। ये गड़बड़ हो गई। यानी A ब्लड ग्रुप मिला, B ब्लड ग्रुप मिला, फिर A ब्लड ग्रुप मिला, फिर B ब्लड ग्रुप मिला, स्मॉल I ने अपने आप को शो ऑफ कर ही नहीं पाया। क्योंकि मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, कि कभी भी होमोजाइगस जीन अपने आप को, सॉरी रिसेसिव जीन अपने आप को केवल और केवल होमोजाइगस स्टेज में एक्सप्रेस करता है, हेटेरोजाइगस स्टेज में नहीं करता। तो यहां जो जीन है, जो रिसेसिव जीन है, वो सभी कंडीशन में हेटेरोजाइगस स्टेज में आया, होमोजाइगस स्टेज में आया ही नहीं। ये जैसे कि यहां देखने को मिला था
यहां हेटेरोजाइगस स्टेज में आया था, लेकिन यहां नहीं आया। तो यहां जब हेटेरोजाइगस स्टेज में आए ही नहीं, तो फिर उससे क्या हुआ, वो रिप्रेजेंट ही नहीं हुआ, केवल ए हुआ, बी हुआ, लेकिन अच्छा ए बी भी नहीं हुआ। ए बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी मिलता कहां से, वो तो फादर के तो सेग्रीगेट हो गए थे, तो बी मिलता कहां से, तो जब बी मिला ही नहीं तो फिर कैसे हो सकता था। तो ये एक प्रॉब्लम थी, और जो क्वेश्चंस बन के आते हैं तब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा ऑफ स्प्रिंग का। चलिए अगली हम लोग यहां तक समझ में आ गया, कोडोमिनेंसी समझ में आ गई। दोनों जीन मिलकर के एक साथ साइमल्टेनियसली किसी वन इंडिविजुअल में जब एक्सप्रेस होते हैं तो दिस इज कॉल्ड द कोडोमिनेंसी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। देखिए आपने एलील पढ़े, किसी एक व्यक्ति में क्या मल्टीपल एलील हो सकते हैं? आप मेरा क्वेश्चन का जवाब दो कि क्या किसी एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील हो सकते हैं? जल्दी बताओ फटाफट। किसी एक व्यक्ति में मल्टीपल एलील नहीं हो सकते, किसी इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? आप एलील क्या बोलते हो? आप एलील बोल रहे थे, अरे आप एलील बोल रहे थे भाई, एलील है ए, आपने कहा ए एलील है, आपने कहा बी एलील है, आपने कहा मान लो कोई भी करैक्टर है, आपने कहा मान लो कैपिटल टी है, आपने कहा स्मॉल टी है ना, आपने कहा मान लो कोई भी एलील है, जैसे आप यहां रिप्रेजेंट कर रहे हो कि कोई ए है, बी है और आई है, तो किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में वहां पर दो ही तो होंगे, मल्टीपल एलीलिज्म कैसे शो होगा? दो ही तो होंगे, तीन कैसे आ जाएंगे उसमें? तो हम बोलते हैं कि मल्टीपल एलील का जो कैरेक्टर है वो किसी पॉपुलेशन के लिए लागू हो सकता है, किसी एक समष्टि के लिए या जनसंख्या के लिए लागू हो सकता है कि ये मनुष्य का पूरा एक जनसंख्या है और इसमें एलील तीन हैं, बहुत सारे एलील हैं, एलीलिक कैरेक्टर हैं, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल एलील, बहुत सारे एलील हैं। So it is the presence of more than two allele of a gene to govern the same character. Example allele of ABO blood grouping, तीन एलील्स होते हैं इसमें, IA, IB एंड I, तीन एलील हैं, लेकिन क्या किसी इंडिविजुअल में एक साथ ये तीनों एलील मिल रहे हैं? नो। ये मोर देन टू लिखा है ना बेटा, मोर देन टू, दो से ज्यादा जब मिलते हैं तो मोर देन टू किसी पॉपुलेशन में तो मिल सकते हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल में नहीं मिल सकते। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे, मान लो इंडिविजुअल में ये मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये दोनों मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तीनों एक साथ नहीं मिल सकते। सो इन एन इंडिविजुअल ओनली टू एलील्स आर प्रेजेंट। हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना बेटा, वी ऑल आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हम में क्या होगा? दो एलीलिक कैरेक्टर मिलेंगे, दो मिल सकते हैं, 10 एलीलिक कैरेक्टर हो तो हम में कैसे मिल जाएंगे 10? हमारे 10 पेरेंट्स तो है नहीं है, क्योंकि हमारे दो पेरेंट्स, मम्मी पापा, मदर फादर, और वो दोनों एक एक का सहयोग करते हैं, और आ जाए मोहल्ला पड़ोसी सब, पूरा भारत आ जाए तो बात समझ में आती है कि सबसे सबका अंश है हमारे अंदर। मल्टीपल एलीलिक कैरेक्टर एक ही व्यक्ति में नहीं हो सकते। चलिए हम बात करते हैं मल्टीपल एलील्स कैन फाउंड ओनली इन ए पॉपुलेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी पॉपुलेशन का कैरेक्टर है, एक पॉपुलेशन में तो हो सकते हैं मल्टीपल एलील, ए है, बी है, आई है, ये एक पॉपुलेशन में तो हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में नहीं हो सकते। तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखें आप, जैसे ये बंदा है, आई है, ये बच्ची है, आई है, ये है भाई साहब आई बी लिए बैठे हैं, आई है ना, आई बी है, आई है। देखिए मल्टीपल एलील तो है, लेकिन किसी इंडिविजुअल में नहीं, बल्कि पूरे पॉपुलेशन में, किसी पॉपुलेशन में हमको ये देखने को मिल रही है। इट इज द इनहेरिटेंस इन विच द सम ट्रेट्स आर। अच्छा, फिर हम इसको नॉन मेंडेलियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेंडल का कहना यह था,
मेंडल कह रहे थे कि साहब जो डिस्क्रीट यूनिट थी और वो उसके क्या थे, दो एलिलिक कैरेक्टर थे, एक डोमिनेंट था एक रिसेसिव था, बीच की कोई बात ही नहीं करी थी मेंडल ने। तो जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हो गया कोडोमिनेंस। डोमिनेंस की बात भी मेंडल ने पोस्टुलेट्स में की थी अपने, हालांकि लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने नहीं दिया था, मैं आपको बता दूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कार्ल कोरेंस ने दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं दिया था सॉरी। हम लोग जब बात करते हैं मेंडल की, तो मेंडल ने पोस्टुलेट्स दिए थे, मेंडल ने उन पर विचार करके उसके बारे में बताया था, लेकिन जो नियम थे, जो लॉ थे, वो दूसरे साइंटिस्ट ने दिया। अभी हम पढ़ेंगे कि कार्ल कोरेंस, हुगो डी ब्रिज और वॉन श्रेमक करके 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर्ड किया था सेपरेटली। तो मेंडल के मरने के बाद में मेंडल को प्रसिद्धि मिली थी, मेंडल खुद तो ले ही नहीं पाए थे अपने मन से, है ना। लेकिन मेंडल ये जरूर कह गए थे कि मेरे को बाद में लोग मेरी बात को मानेंगे, बाद में लोग मेरे जाने के बाद मानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेट आर कंट्रोल सेवरल जीन, मल्टीपल जीन से जब कंट्रोल होता है, तो अगली हम बात करते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, 4th नंबर की, मतलब मल्टीपल एलील खत्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस क्या होता है? पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, कई बार क्या होता है कि कोई जो सिंगल ट्रेट है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई सिंगल ट्रेट बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है, बहुत सारे जीन से कंट्रोल होता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल जीन कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीजीन, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। मतलब सिंगल कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो रहा है, कोई एक कैरेक्टर बहुत सारे। जैसे आप सिंपल सी बात करते हैं हम लोग, देखिए मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूं, थोड़ा सा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग बात करते हैं, कैसे, देखो मान लो जैसे मेंडल ने डिसाइड ये किया था कि एक टॉल है और एक ड्वार्फ है ना, ड्वार्फ है। तो यानी कि टॉल के लिए उसने कह दिया कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ड्वार्फ के लिए उसने कह दिया कि साहब स्मॉल टी है। ये करेक्टर है। तो इस हिसाब से अगर हम चलने लगे और हम लोग अपने आप को देखें, तो क्या फिर मेंडल के यह रूल हम पर फॉलो होता है? कैसे कि क्या हमारे यहां 2 तरह के लोग मिलते हैं, बस टॉल एंड ड्वार्फ, बीच का कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलता? आप समझो बात को, क्या बीच का कोई भी इंटरमीडिएट नहीं मिलता? जहां हम बात करें कि किसी की हाइट मान लो 6 फीट है और किसी की हाइट 2 फीट है, 2 फीट हाइट है, हम बोलें इनकी 6 फीट हाइट है, तो क्या हमें बीच के कैरेक्टर नहीं मिलते? मिलते हैं। हमको 3 फीट का भी मिलेगा, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, हमको बीच के कैरेक्टर भी मिलते हैं। तो ये जो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जब बहुत सारे जीन का पार्टिसिपेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, मल्टीपल जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को, मतलब ये कैरेक्टर है हाइट का, किसी सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे जीन आपस में मिलकर के काम करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। बहुत सारे जीन ने मिलकर के काम किया, ठीक है। और उसके केस में क्या था? मल्टीपल एलील के केस में क्या था कि बहुत सारे एलील हैं जो एक ही कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं, और यहां एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन डिसाइड कर रहे हैं। ये अंतर है दोनों में, ठीक है। चलिए देखें कैसे, फिर से देखते हैं हम लोग। तो इन ह्यूमन स्किन कलर, अब आप स्किन में भी देखते हो कि ये देखो आप, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये गोरा है, गोरी है, फिर आगे यानी कि वाइट कलर है, वाइट आया इंटरमीडिएट आया, फिर देखें धीरे 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 ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक हो गई, नीग्रो हो गई। तो ये जो कलर में डिफरेंस है, ये जो हमको कलर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये जो हमें कलर में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब जैसे हाइट में हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हम में पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस है। और वो पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कि कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट जब बहुत सारे जीन के कॉम्बिनेशन से
या मल्टीपल जीन के द्वारा डिसाइड होता है तो दिस इज कॉल्ड द पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। जैसे स्किन कलर है, ह्यूमन की हाइट है, तो इट कंसीडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ऑल्सो। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो स्किन का कलर है वो इसलिए इतना अच्छा है कि हमारे अंदर जीन है। कई बार इन्वायरमेंट्स भी हमारे उस करेक्टर को एक्सप्रेस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ लोग बोलते भी हम घर में रहते हैं तो हमारा कलर फेयर हो जाता है, हम बाहर निकलते हैं तो फिर हमारा कलर चेंज होने लगता है। तो ये जो चेंजिंग है वो टैनिंग होने लगी, सनलाइट पड़ रही है तो उससे मेलेनिन का डिपोजिशन बढ़ने लगा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आता है, तो दिस इज कॉल्ड द एनवायरमेंटल कंडीशन। जैसे पहाड़ियों पर रहने वालों की हाइट थोड़ी कम होती है तो दिस इज द सम ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशन। In a polygenic trait, phenotypic reflects the contribution of the each allele. That means the effect of each allele is additive. तो कई बार क्या होता है, उनका साइमल्टेनियसली उनका एक एडिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ह्यूमन स्किन कलर है, एश्योर that 3 जीन A, B, C कंट्रोल द ह्यूमन स्किन कलर। हम ऐसा मानते हैं कि ह्यूमन का जो स्किन कलर है वो 3 जीन के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है, A, B और C, और तीनों अगर कैपिटल में हैं तो उसको हम कहते हैं दिस इज द डोमिनेंट कंडीशन, उसको हम बोलते हैं दिस इज द डोमिनेंट। और अगर ये तीनों डोमिनेंट हैं तो मेलेनिन का जो डिपोजिशन है या मेलेनिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, और ऐसे व्यक्ति के जो स्किन का कलर है वो डार्क स्किन होती है। अब इनमें से अगर कोई भी, 3 में से अगर कोई भी साथ में हम कह रहे हैं कि ए और बी और सी स्मॉल में आ जाता है तो स्किन का कलर लाइट होने लगता है। दैट मीन्स जो स्मॉल लेटर हैं दे रिप्रेजेंट द रिसेसिव फॉर्म। तो अगर हम डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज दैट, तो हम ऐसे कर रहे हैं, मान लो कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल, तो ये नीग्रो हो गया, तीनों कैपिटल हैं, तो ये तीनों डोमिनेंट हैं, तो ये बिल्कुल नीग्रो ब्लैक बॉडी देखने को मिलेगी। अब मान लो इसमें ऐसा भी हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। या ऐसे भी हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए और कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। तो इनका जो है ठीक है भाई, इनका जो है वो करेक्टर कैसे भी आ सकता है। अगली बात हम करते हैं कि जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट एलील गिव द डार्केस्ट स्किन कलर, जो मैं अभी आपको बता रहा था। जीनोटाइप विथ द ऑल द रिसेसिव एलील, सो दे गिव द लाइटेस्ट स्किन कलर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइटेस्ट स्किन कलर, हल्की हो गया, पेल हो गया स्किन का कलर। ठीक है, अगली बात सुने, जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव एलील दे गिव द इंटरमीडिएट स्किन कलर, दे शो द इंटरमीडिएट स्किन कलर। अगर वहां 3 रिसेसिव आ गए, कोई भी 3 आ गए, तो इंटरमीडिएट स्किन कलर होगा। तो ये आपको जो डिफरेंट स्किन कलर दिख रहा है ये डिपेंड कर रहा है उनके एडिटिव इफेक्ट पर। क्लियर? उनके एडिटिव इफेक्ट पर ये सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं। So thus the number of each type of allele in the genotype determine the darkness or lightness of the skin. So this is called the non-Mendelian inheritance. Clear? चलिए आगे कंटिन्यू करना है कि फिनिश करें। एक और है जिसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉफी। फटाफट बताएं, आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको और समझ लेते हैं प्लियोट्रॉफी को। ठीक है, चलिए प्लियोट्रॉफी क्या होती है, बस प्लियोट्रॉफी और समझ लो। हम बोल रहे हैं हियर इज ए सिंगल जीन एग्जिबिट द मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन सच एज ए जीन इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपिक जीन।
अब क्या होता है, अभी आपने देखा कि बहुत सारे जीन मिल करके, बहुत सारे जीन, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सारे जीन मिल करके एक सिंगल इफेक्ट दिखा रहे थे। मेरी बात को फिर से सुनो आप, कि बहुत सारे जीन का जो कॉम्बिनेशन, 3 जीन का हमने भी लिया था स्किन कलर में, उनका मिलकर के जो एडिटिव इफेक्ट हो रहा था वो किसी सिंगल कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा था। दिस इज कॉल्ड द पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजीन मिलकर के एक इनहेरिटेंस को डिसाइड कर रहे थे। और इसके केस में क्या होता है प्लियोट्रॉफी में, कि जो एक कैरेक्टर है, एक जो सिंगल जीन है, एक ही जीन, वहां बहुत सारे जीन मिलकर के, ए बी सी 3 जीन मिलकर के कर रहे थे, फिर उसके भी स्मॉल वाले थे। यहां एक जीन बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर को, 2 कैरेक्टर को, 3 कैरेक्टर को, 4 कैरेक्टर को, बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर को एक ही जीन डिसाइड करता है। दिस इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉफी। सो दैट इज द सिंगल जीन एग्जिबिट द मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सच इज जीन इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉपिक जीन. In most cases, mechanism of the pleiotropy is the effect of the gene on the metabolic pathway with contribution towards the different phenotypes. Example, starch synthesis in pea. आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो स्टार्च जो सिंथेसिस हो रहा है मटर के प्लांट में, वो एक जीन के द्वारा नहीं हो रहा, बहुत सारे, एक जीन के द्वारा उसमें बहुत सारा एक्सप्रेशन हो रहा है। मटर में इस तरह का होता है कि मटर में कोई और जीन जो लंबाई को बढ़ा रहा है या कुछ और कर रहा है, वो साथ में स्टार्च के सिंथेसिस को भी इंटरफेयर करता है। तो उसको हम बोलते हैं कि स्टार्च की सिंथेसिस जो हो रही है वो साइड वाइज में हो रही है। ऐसे ही हो गया जैसे इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट। अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमने डोज लिया, वैक्सीन लिया और उसके साथ हमको साइड इफेक्ट भी शो हो गया। तो अगर इफेक्ट के साथ साइड इफेक्ट शो हो रहा है तो एक तरह से मल्टीपल एक्सप्रेशन हो रहा है, और दिस मल्टीपल एक्सप्रेशन बाय द सिंगल वैक्सीन, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉफी. दिस इज द वन टाइप्स ऑफ द एग्जांपल ऑफ द प्लियोट्रॉफी. तो यही एक प्लियोट्रॉफी है. क्या है कि एक चीज जब बहुत सारे इफेक्ट शो कर सकती है तो दिस इज कॉल्ड द प्लियोट्रॉफी. जैसे फिनाइलकीटोन्यूरिया करके मेटाबॉलिज्म होता है, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे एग्जाम्पल हैं प्लियोट्रॉफी के. प्लियोट्रॉफी का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, है ना, फिनाइलकीटोन्यूरिया. तो अगर आप सिंगल जीन देखें, ये जीन है सिंगल जीन, प्लियोट्रॉफी शो कर रहा है, ट्रेट ए, ट्रेट बी, ट्रेट सी, बहुत सारे इफेक्ट शो कर रहा है. मल्टीपल ट्रेट है, ये आपको दिख रहे हैं अलग अलग. फिनाइलकीटोन्यूरिया है ना, सिकल सेल एनीमिया है, आपको पता है. इन फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेंट जीन हैज ए मैनी फिनोटिपिक इफेक्ट. Example, phenylketonuria cause the mental retardation, reduction in hair and the skin pigmentation. बहुत सारे इफेक्ट शो हो जाते हैं. मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है ना, फिनाइलकीटोन्यूरिया के द्वारा मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फिनाइलकीटोन्यूरिया. ठीक है, ओके. So this is the starch synthesis in pea plant. Starch is the synthesized effectively by capital BB gene. Therefore, the large starch grains are produced. Small BB have the lesser efficiency in starch synthesis, and they produce the smaller starch grain. So starch grain size also incomplete dominance. Effective starch synthesis capital BB, lesser starch synthesis small BB. So this is the larger size seed, this is the small size seed. अगर सीड का साइज लार्जर होगा, बड़ा होगा, तो फिर वहां पर स्टार्च का सिंथेसिस ज्यादा होगा. कई बार आपने मटर की पॉड फली खोली होगी और आपने देखा होगा कि किसी में सीड छोटा है, बहुत छोटे छोटे से सीड हैं, तो आप ऐसे मटर को नहीं लेते, पसंद नहीं करते. भरी हुई मटर होती है तो आपको अच्छा लगता है, पूरी मटर खोलने पर भरी हुई है, क्योंकि उसमें स्टार्च ज्यादा है. तो जो इफेक्टिव स्टार्च सिंथेसिस का जीन है वो कैपिटल बीबी है, और जो लेजर स्टार्च सिंथेसिस कर रहा है, जहां स्मॉल साइज का आपको सीड मिलेगा, वो स्मॉल बीबी है. और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हमको मिलेगा कैपिटल बी, स्मॉल बी. दिस इज द इंटरमीडिएट साइज सीड. सो दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. यहां हमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को भी मिलेगा. ठीक है, तो ये मिलेगा इंटरमीडिएट साइज सीड. यहां हमको इंटरमीडिएट मिलेगा, ना बहुत ज्यादा बड़ा ना बहुत ज्यादा छोटा. सो दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द
प्लियोट्रॉफी। ओके, नाउ अब इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।